हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का क्लास शुरू करने का पहल कर रहा हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी फर्स्ट फेज़ में शामिल होगी। सबसे पहले मैं हिस्ट्री का क्लास लूँगा और उसके बाद मैं ज्योग्राफी, फिर उसके बाद पॉलिटी लूँगा। कुछ मैप बेसिस करते हुए चलेंगे हम लोग, जो कि आसान होते जाए और सभी को इंटरकनेक्ट करते हुए सभी का क्लास लिया जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो हम लोगों का मेरा मोटिव है आप लोगों को किस तरह से क्लियर करवाने का, ये एक्चुअली बेसिस पड़ जाता है कि एनसीईआरटी का ज़रूरी किस किस चीज़ में पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं कि स्टेट टीसीएस हो, सीएससी हो, एसएससी हो, किसी भी पार्ट में हो और किसी फर्दर एग्ज़ाम में हो, तो एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना ज़रूरी होता है ताकि हम आगे चल के स्टैंडर्ड बुक्स हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड बुक्स में तो वो हमको समझ में आ सके। इस कारण से हमको एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो सीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, तो इसमें भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है। अगर आप उस चीज़ को पढ़ते हुए रहिएगा तो, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको एक ही लाइन का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से उठा करके दिया हुआ लगेगा। आपको इस तरह की अनुभव आप प्राप्त करेंगे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। तो एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर हम देखा जाए तो एनसीईआरटी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं कुछ पॉइंट लिखना चाहूँगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी हम लोग आखिर क्यों पढ़ना चाहते हैं या क्यों ज़रूरी है एनसीईआरटी। तो ये तो पहला बात है कि इम्पोर्टेंट है सभी सर्विस एग्ज़ाम के लिए, मतलब ऑल सर्विस एग्ज़ाम, जितना भी सर्विस एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी माना जाता है। माना क्या जाता है एक्चुअल में फैक्ट ही है। फिर सेकेंड अगर हम देखें तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सभी कहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी कहते हैं और आप खुद भी जानते हैं इस बात को, कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना हो तो एनसीईआरटी हमको पढ़ना मस्ट है। फिर उसके बाद कि हम एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या हो सकता है, तो कभी भी स्टैंडर्ड बुक हम अगर पढ़ेंगे आगे चल करके, स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमको समझने में आसानी होगी। फिर अगर हम देखें तो जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब क्या है कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आप उसका नोट्स बनाते हैं और उसमें करंट से जोड़ते हुए, लिंक करते हुए आप उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो यही आपका स्मार्ट वर्क कहलाता है। स्मार्ट वर्क यही है। और स्मार्ट वर्क में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं कि किस चीज़ को हमको पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है, किस आपके मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है इम्पोर्टेंट, ये भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाते हुए आपको ये फैक्ट क्लियर करूँगा कि एक्चुअली में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है और किस चीज़ को छोड़ना होता है। ठीक है, तो ये है आपका जो है इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्यों पढ़ा जाना चाहिए, या फिर इन सवालों के जवाब के लिए ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ अभी। और फिर अब दूसरा बात आता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ें तो आखिर पढ़ें कैसे। तो इसमें पढ़ने का बात आता है, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले जरूरी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। किसी भी आप अगर बुक को पढ़ते हैं तो आप कोई कहानी का बुक भी अगर पढ़िएगा तो मतलब कि वो आप एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो आप मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन ये आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होना चाहिए आपका, कि आप एनसीईआरटी पढ़ करके
अब जो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात होगा कि कैसे पढ़ेंगे, तो एक नेक्स्ट बात हम आपको लेकर के चलेंगे कि सीएससी के जो खासकर जो स्टूडेंट्स हैं और स्टेट पीसीएस के, उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ऐड करते हुए जाऊंगा। पिछले 10 सालों का कहना बेकार होगा, ठीक है ना, 10 सालों का नहीं हो पाएगा, लेकिन मस्ट है कि मैं आप लोगों के सामने 5 सालों का क्वेश्चन आपको ये करते हुए, चैप्टर कंप्लीट करते हुए, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर कंप्लीट करते हुए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, मतलब करवाऊंगा, डालूंगा नहीं, करवाऊंगा। और इस चीज़ का हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन भी करेंगे, मूल्यांकन करेंगे इस चीज़ का कि हमने जो पढ़ा वो उसमें से हम कितना रिकॉल कर पाते हैं, या समझने में हमको कितना आसानी हुआ कि उस फैक्ट और फिगर जो भी रहेगा तो उसको समझ जाएं हम आराम से, और उस चीज़ को अगर हम कभी रिकॉल करें एक रिवीजन करने के बाद तो वो हमको देखते साथ ही पता चल जाए। तो ये आपका मूल्यांकन इसी चीज़ में शामिल होगा। मूल्यांकन का मतलब ही यही है कि आप किस बात को कितनी जल्दी रिकॉल कर पाते हैं। पीटी में भी आप यही कीजिएगा, इसी चीज़ को, मतलब कि आपका एग्जामिनर टेस्ट भी करता है। हालांकि पीटी तो क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन इसके बाद तो हम लोग का ओरिजिनल में चलता है, तो मेंस एग्ज़ाम है, तो उनके नंबर मतलब कि जुटते हैं। तो रिकॉल करने संबंधी कि मैं आपके सामने जो प्रस्तुत किया है एनसीईआरटी जिस वे रहेगा, किस वे से हम उसको आपको समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए, तो उसके लिए मूल्यांकन ज़रूरी है। और इसके बाद क्या बात होगी कि ये मतलब कि आपका जो है रेगुलर बेसिस पे रहेगा। जो मैं क्लास लेकर के आऊँगा तो ये कैसे करेंगे, मैं मतलब कि रेगुलर रहेगा। शेड्यूल इसका मैं थोड़ी देर में बताता हूँ किस तरह से मेरा शेड्यूल रहेगा। फिर उसके बाद इसमें ऐड करूँगा कि किस तरह से पढ़ाने में एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ाने में मैं एग्ज़ाम्पल बेस आपको जो इसका जो किसी भी तरह का लाइन हो या किसी तरह का आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, तो उस चीज़ को मैं फिगर आउट करते हुए एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा सबसे मस्ट मोटिव यही है इस क्लास को शुरू करने का कि जिनको नहीं समझ में आता है तो उनको मैं इस तरह का एग्ज़ाम्पल ला करके दूँ, इस तरह के कुछ बातें उसमें ऐड करूँ, जिससे कि किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टूडेंट को वो बात समझ में आ सके बहुत ही आसानी से। तो इसलिए मेरा मेन फोकस इस चीज़ पर रहेगा कि विथ एग्ज़ाम्पल किसी भी टॉपिक में या और किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही है, और इवन हम रेगुलर अगर जनरली भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ भी रही है, तो भी मैं एग्ज़ाम्पल कुछ ना कुछ पुट करते हुए चलूँगा। मेरे पढ़ाने का सबसे मेन जो क्या बोल सकते हैं मोटिव है, तो यही है कि मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता चलूँ, जिसके कारण से परेशानी नहीं हो समझने में। और ट्रिक्स वगैरह का ज़्यादातर मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत अगर पड़ेगी तो उस तरह का कुछ ट्रिक्स मैं दे दिया करूँगा, इसलिए कि मैं ट्रिक्स पे खुद भी भरोसा नहीं करता और ना ही मैं ट्रिक्स से पढ़ता हूँ उस तरह से। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है पढ़ने का कि मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद फिर पढ़ता हूँ, फिर उसी चीज़ को फिर पढ़ता हूँ, तो इस तरह से मैं रिवीजन करता हूँ। तो आप लोग भी याद रखिएगा कि कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो रिवीजन, ये आर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पढ़ाई में। आर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ट्रिपल आर आजकल मूवी आ रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि आपके लिए ट्रिपल आर यही है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। और इसके बाद
मैं जैसे किस तरह से सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा, मैं इन बातों पे चलूँ तो मेरा सब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री शुरू करूँगा। और हिस्ट्री जो मैं शुरू करूँगा तो उसमें 6, 7, 8 ये क्लास जो आप जानते होंगे कि 6 क्लास जो है वो एंशिएंट है, मतलब कि प्राचीन भारत है। 7th का जो है ये मिडाइवल है, मध्यकालीन भारत। और 8th क्लास जो है ये आपका मॉडर्न इंडिया है, मतलब कि आधुनिक भारत। तो 6, 7, 8 मैं करता हुआ चलूँगा। तो आप लोगों को पहले इसी चीज़ को बाइफरकेट कर लीजिए कि आप 6, 7, 8 जो पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट में वो आपका प्राचीन भारत रहेगा, मतलब कि प्राचीन में हमारे आदि मानव समाज हुआ तो उस समय किस तरह से रहते थे, या फिर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक पीरियड। फिर उसके बाद कुछ साल आपका चला तो उसमें अशोक का नाम सुनेंगे, सेल्यूकस निकेटर जिनको कहा गया है आप उनका नाम सुनेंगे। आप इसी तरह से प्राचीन भारत में बहुत सारी चीज़ों को सुनेंगे, और जो पुराने तथ्य हैं और उस तथ्यों के प्रकार और तथ्यों के स्रोत, ये सब इस प्राचीन भारत में आप लोगों को पढ़ना होगा। और मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँगा और समझाते हुए पढ़ाऊँगा कि आखिर क्यों जरूरी पड़ जाता है हमको सोर्स का, क्यों जरूरी पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा उस टाइम में आपको स्थापत्य कला, ये तो मध्यकालीन में ज़्यादातर है, लेकिन उस टाइम में प्राचीन भारत में भी शिलालेख वगैरह सब जो आप देखते हैं अशोक का, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ये मस्ट है कि किसी न किसी तरह से इसको शिलालेख को पूछ लिया जाता है, इसलिए कि अशोक का जो है सबसे बड़ा, मतलब कि भारत के साम्राज्य में सबसे महान सम्राट वही थे अशोक, जिनका कि बहुस्तरीय साम्राज्य फैला हुआ था। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा फैला हुआ था भारत में। आप जानते हैं कि सबसे पहले में वही थे जो कि इतना साम्राज्य उनको मिला हुआ था भारत में। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत पढ़ेंगे इसी तरह से। फिर उसके बाद मैं आपको लेकर के चलूँगा 9th, 10th और 11th। तो इसमें ज़्यादातर क्या है, ये समकालीन विश्व का इतिहास बताती है, समकालीन विश्व का इतिहास बताती है। समकालीन विश्व इतिहास से मतलब क्या है कि हमारे समय में अगर इंडिया में इस काल में 700 ईस्वी में अगर या ईसा पूर्व में अगर कुछ घटनाएं यहाँ घटित हो रही थी, तो इसी काल में किसी अन्य स्थान पे, अन्य स्थान से मतलब यहाँ क्या है कि अन्य स्थान पे हो सकता है ये यूरोप हो, अफ्रीका भी हो, या उत्तरी अमेरिका हो, मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप के से अलग जितने भी हैं उनका नाम आप लिख लीजिए। चाहे आप इसमें ईरान भी हो सकता है या और भी कोई साम्राज्य शामिल हो सकता है कि इस समय में उस स्थान पे क्या घटनाएं घटित हो रही थी। तो इस चीज़ को हम लोग ये 9th, 10th, 11th में जानेंगे। इसका मैं जब इंडेक्स आपको बताऊंगा, विषय सूची आप जब देखेंगे तो आपको इससे समझ में पता चल जाएगा कि आपको आखिर क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। और इसके बाद तो यही है 9th, 10th, 11th में समकालीन या वर्ल्ड हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, इस चीज़ को वर्ल्ड हिस्ट्री है। फिर इसके बाद आपका 12th क्लास का जो है 12th
ट्वेल्थ का 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये जो आप 6, 7, 8 का पढ़ रहे हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत, ये भी इसी तरह से बटा हुआ है। इसमें कुछ बातें ऐड की गई हैं, अन्य बातों के साथ सम्मिलित किया गया है, तो इसलिए ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो इस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 12th का भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है हिस्ट्री के लिए मैं 40 से 45 मिनट का कोई एक वीडियो बनेगा मेरा, 40 से 45 मिनट का। और उस वीडियो में जितना कवर हो सके कवर करते जाएंगे। और इसी तरह से आपका ज्योग्राफी भी शुरू किया जाएगा, तो उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। फ़िलहाल तो मैं हिस्ट्री ही शुरू करके अपना चैनल शुरू कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद कुछ बातें मैं ऐड करते हुए चलूँगा। तो आप इसका कुछ लिंक दिया हुआ है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये आप मेरा मेल अकाउंट है, अगर कोई सवाल करना हो इस रिलेटेड तो आप इससे कर सकते हैं। gkgsprashant@gmail.com ये मेरा मेल आईडी है। और ये एक ग्रुप है प्रशांत GKGS नाम से, ये ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, इसमें आप ऐड हो जाइए। इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। फ़िलहाल तो आपको किसी अन्य स्थान पर शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो शेयर करूँगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक ऐड कर दूँगा, तो जिससे आप और भी शेयर कीजिए। तो जितना जल्दी शेयर कीजिएगा तो हम लोग और भी ऐड करते ही चलेंगे। मुझे शेयर लाइक करना ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग, मेरा परफॉर्मेंस रहेगा जिस तरह का, तो आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये हम मैं पढ़ा करके पता करूँगा कि आप लोगों को मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा, और आप लोग पढ़ करके पहले एक बार चेक कीजिए कि मेरा किस तरह का अप्रोच आपको पसंद आ रहा है या समझ में आ रही है। मेन चीज़ होती है समझना। अगर समझ में आ रहा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से मैं करंट अफेयर्स का क्लास भी 5-6 दिन में अपडेट कर दूंगा। करंट अफेयर्स का क्लास मस्ट है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी। एग्ज़ाम कोई भी CSC और स्टेट PCS का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें कि करंट अफेयर्स नहीं हो। तो बोलने का बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन 25 से 30% आप देख सकते हैं कि 25 से 30% जो है करंट अफेयर्स रहता ही रहता है। तो इस चीज़ को आप कहीं से भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं द हिंदू का डेली करंट अफेयर्स कराऊंगा, कुछ दिनों में मैं अपडेट कर दूंगा क्लास में ही। और इसके बाद मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूं, बस ये मैं वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि मैं आपको बता सकूं कि मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूं। और इसके बाद मतलब कि मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा, बस मेरी बोर्ड रहेगी और इसी से आपको समझ में आएगी। तो मेरी आवाज़ आप सुनते रहेंगे और बोर्ड पे मेन फोकस रहेगा, और इसी तरह से मैं क्लास लूँगा। सो थैंक यू। इस चीज़ को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं चलो ठीक है किसी के काम आ रहा हूँ इसलिए कि YouTube पे क्लास ले रहा हूँ। तो मतलब कि कोई ये नहीं है कि मैं किसी और थ्रू किसी अन्य चैनल्स के थ्रू कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का चैनल है, तो मैं फ्री हूँ इस चीज़ में कि मुझे कब किस तरह से क्लास लेना है, क्यों नहीं, कितने लोगों का मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इस चीज़ को पहुँच सके। इसलिए कि नॉर्थ में आप NCERT की क्लास जो है लेने वाले मिल जाएंगे आपको और ने भी, लेकिन एक अप्रोच जो होना चाहिए वो उसी के तहत मैं लेकर के चलूँगा। और भी अच्छे टीचर है जिनका अप्रोच आपको पसंद आता होगा, और ज़रूर है। मैं तो अभी शुरुआती हूँ, शुरुआत में मतलब कि शुरू ही कर रहा हूँ, तो मैं किसी से कंपेरेबल नहीं रहूँगा। बस ये बताऊँगा, मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ता हूँ और किस तरह से मैं हैंडल करता हूँ किसी चीज़ को, अगर टफ अगर प्रॉब्लम हो और किसी जगह पढ़ने में ही या और किसी तरह से टाइम शेड्यूल करने में। तो इन सभी को लेकर के बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और किस तरह से मैं पढ़ता हूं वो आपसे शेयर करूंगा। किस तरह से आप खुद से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो
आप लोगों को कुछ बताने में हेल्प करूँगा, बस और कुछ नहीं। और मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है। मेन यही हो जाता है कि एनसीईआरटी के बेसिक्स चीज़ है, बेसिक तो बहुत कोई छोड़ देते हैं तो सीधा स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं, तो ये गलती मत कीजिए। स्टैंडर्ड्स को पढ़ने का तभी मज़ा आएगा जब आप बेसिक्स से आप एकदम क्लियर रहिएगा। बेसिक्स में जब आपको पूरा पता रहेगा कि ये चीज़ होता है कि हुंडी किसे कहते हैं, पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड में जब पढ़िएगा ना तो वो आपको समझाएगा ही नहीं कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, हुंडी किसे कहते हैं। ये मैं आपको प्राचीन भारत का कुछ मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ मैं ऐड कर दूंगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा इस चीज़ का। हालांकि मैं नोट्स जो है शेयर कर दूंगा, जो यहाँ लिखता हूँ वो शेयर हो जाएगा, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन नोट्स खुद से खुद बनाइए, और खुद का नोट्स जब बनाइएगा ना तो आपको एहसास होगा कि हाँ मेरे राइटिंग में धीरे धीरे सुधार होते जा रहा है। अगर आप शुरू ही कर रहे हैं तो उसके बाद से आप 2-3 महीने पढ़ लीजिएगा, लिखते लिखते आपको इतना अच्छा आ जाएगा कि जो आप एक पैराग्राफ में कंप्लीट करते थे वो आप 1-2 सेंटेंस में कंप्लीट कीजिएगा उन बातों को। तो इसलिए नोट्स बनाना एकदम नहीं छोड़िएगा, नोट्स बना करके ही चलिएगा। नोट्स का किस तरह का अप्रोच होगा ये मैं क्लास में आप देखिएगा तो आप समझ आइएगा, खुद से भी नोट्स बनाइएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा क्लास लेते लेते। तो क्लास का मेन मंत्र रहेगा कि आपका जो है, एक तो आप रेगुलर रहना है, फिर दूसरा हैबिट जो है आपका बन जाए, क्लास लेते हुए पढ़ने का हैबिट बनना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सिंसियरिटी डेवलप कीजिए, सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है कि सिंसियरिटी के अनुसार अगर आप क्लास कीजिएगा ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आएगा, सिंसियरिटी का मतलब है कि आप पढ़ने पे फोकस कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप फोकस पढ़ने पे कर दिए हैं तो आपको बाहर के दुनिया से फिर मतलब कि उतना मतलब नहीं रह जाता है। तो आप सिंसियरिटी का मतलब इस तरह से यहाँ पे यही आता है, इसलिए कि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है। बाहर के दुनिया से मतलब कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन एक क्या होता है कि मेहनत हमको करने का समय बस यही अभी है। तो अभी अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद हम आगे चल के नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिंसियरिटी आपको बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन और सिंसियरिटी बहुत मस्ट चीज़ होता है किसी भी पढ़ाई को फोकस करने के लिए, और इसी से आपका परफेक्शन आता है। इसी से आप परफेक्शन के दौड़ में चले जाते हैं। जब डिसिप्लिन हो, सिंसियरिटी हो, तो इसके वजह से आप परफेक्शन के दौड़ में शामिल हो जाइएगा, परफेक्ट बन जाइएगा, और इन सब चीज़ों से आप स्मार्ट वर्क करने लग जाइएगा। तो ये सब मस्ट होता है, ये सब मस्ट आप खुद ब खुद समझते हैं इन बातों को, आप छोटे हैं नहीं, तो ये ज़्यादा मैं आपको समझाना नहीं चाहूँगा। तो इस वजह से कि इन्हीं सब को मतलब कि लेकर के चलते हुए हम लोग क्लास अपना शुरू करते हैं। इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल जो है यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल प्रशांत जीके जीएस के नाम से है। मैं 1 मिनट, तो ये जो अभी है वीडियो जो बन रहा है, तो इसको मैं अपलोड करूंगा इसी चैनल पे, प्रशांत जीके जीएस नाम से चैनल है। तो आप इस चैनल पे जाइए। हालांकि ये चैनल बन करके पहले रेडी था, लेकिन इस पर कोई अपलोडेड वीडियो नहीं है, इस कारण से मैं चैनल शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन आप देख लीजिए, प्रशांत जीके जीएस के नाम से है चैनल, और इस पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब तो मस्ट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मैं कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कम से कम, या मेरे से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, या मेरे से कितने कनेक्ट हैं।
तो इन सब को देखते हुए मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। फिर इसके बाद आपसे मिलेंगे हिस्ट्री के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, जो कि अपलोड हो जाएगा आज रात तक में। तो ये मेरा इंट्रो क्लास था, जिससे कि मैं आप और मेरे बीच में इंटरेक्शन एक तरह से हो, आपके बीच और मेरे बीच में एक इंटरेक्शन हो सके। फिर इसके बाद मिलते हैं।